अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबर देंगे वो है कल के चेन ऑफ इवेंट्स पे। कल क्या कुछ हुआ? कल बहुत कुछ हुआ। कल कुछ ऐसी गैर मामूली चीज़ें हुई जिनका हमारे आपको बताएंगे। और कल मामलात कहाँ तक गए, किस तरह से पाकिस्तान के दो जीम जज और जर्नैल भी मुतहरिक हुए, किसने उनको मुतहरिक किया, क्यों हुए, ये सब भी आपको बताएंगे। आसिफ फारूकी साहब जो बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, उनकी आज एक स्टोरी भी है, गो के आईएसपीआर ने डिनाई किया है, लेकिन हम उस खबर के भी थोड़ा अनफोल्ड करेंगे। और उसके अलावा उस खबर से जुड़े कुछ हकायक हमारे पास भी है जो उस खबर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम आपके सामने वो भी लाएंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला चलते रहे आखिरी वक्त में। और कल क्या कुछ हुआ, ये बड़ा ही एक जैसे कहते हैं वो एक फिल्मी स्टोरी है जो पाकिस्तान में कल हुई। और ये क्योंकि पहली दफ़ा कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस के वोट से यूं निकाला जा रहा था। उसकी अपनी असम्बली उस पर अदम एतमाद कर रही थी, अपनी पार्टी अदम एतमाद कर रही थी, इत्तेहादी छोड़ चुके थे, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म हैरान कुन तौर पर बावजूद के जानते हुए कि अब सब कार्ड्स लूज कर चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकता, उसने आखिरी दम तक एक लड़ाई लड़ी जिसने बहुत से लोगों को ये दिखाया कि पाकिस्तान में अगर आप इस तरह का बंदा ढूंढ के लाते हैं तो फिर नताइज तो होंगे। तो चलिए आज ज़रा इन स्टोरीज पर कल के उन इवेंट्स पर आते हैं। एक तो ये है कि कल वज़ीर इमरान खान जो थे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के वोट का सामना करना था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि सुबह 10:30 बजे आप इजलास बुलाएंगे और आर्टिकल 95 को एग्जीक्यूट करवाएंगे, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएंगे। उस पर हुआ ये कि सुबह जब हम गए इजलास में तो असद कैसर साहब ने तकरीरें शुरू करवा दी। तकरीरें रात तक चलती रहीं और अपोजिशन बार बार मुतालबा करती रही कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं। वो असद कैसर साहब करवा रहे नहीं थे। वो चल रहा था। इस दौरान जो असद कैसर साहब पे वज़ीर इमरान खान का जो दबाव था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करवाएंगे। एक रात पहले परवेज़ खटक साहब, यानी कि जुमे की रात को परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये जाके रावलपिंडी में हमारी अस्करी क़यादत को मिल चुके थे और उनसे दरख्वास्त कर चुके थे कि आप अपोजिशन को राज़ी करें कि वो वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो इलेक्शन ले लें। जिस पर उनको बताया गया कि हमने उनको कहा है 2 दफ़ा मुलाकात करके, वो नहीं माने, अब हम मज़ीद इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बाद कल जब सैटरडे वाले दिन जब ये सब कुछ चल रहा था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, तो फिर एक दफ़ा ज़रा ये बताते हैं कि असद इनको परवेज़ खटक साहब को जो वज़ीर दिफा हैं, फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को अप्रोच किया। तो फिर उनको ज़रा ज़्यादा सख्त पैगाम दिया गया और उनको कहा गया कि आप जाएं और आज रात 12 बजे से पहले पहले इस मामले को कंक्लूड करें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं। जो कि उन्होंने आके एज इट इज वज़ीर इमरान खान को डिलीवर कर दिया कि ये वो कह रहे हैं। इस दौरान इस प्रेशर का इल्म अपोजिशन को भी था। अपोजिशन को वज़ीर इमरान खान ने डायरेक्ट भी फिर अप्रोच किया और उनको ये कहा गया कि फ्रेश इलेक्शन ले लें, मैं रिज़ाइन करता हूँ, लेकिन इस हद तक मत जाएं। अपोजिशन ने यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया, जो कल तक जो अपोजिशन थी। इसके बाद जो असद कैसर साहब थे उनसे जो मुज़ाकरात हुए अपोजिशन के, असद कैसर साहब ने अपोजिशन को कहा कि आज 8 बजे मैं वोटिंग करवा दूंगा, आप लोग मत शोर शराबा करें 8 बजे तक, लेकिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। फिर मामला लटक गया। उसके बाद ये हुआ कि मीनवाइल परवेज़ खटक साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उन्होंने पैगाम भेजा कि आप जाएं, जाके असद कैसर से मिलें और उसको कहें कि मैं वोटिंग नहीं होने दूंगा और आपने किसी सूरत में वोटिंग नहीं होने देनी, जो होगा हम सुबह देख लेंगे। जिस पर असद कैसर साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आईनी तौर पे हम सब लोग पर इसका बहुत बड़ा वो आएगा ब्लो बैक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, हम सारे मारे जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप। जिस पर कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की और असद कैसर की तल्ख कलामी भी हुई
और अच्छी खासी सख्त तलखनामी हुई। इसके बाद मामला बढ़ते रहे, बॉयल अप होता रहा। इफ्तार का टाइम आ गया, हम भी उधर कौमी असम्बली में थे, देख रहे थे कि हुकूमती लोग कुछ अजीबोगरीब क्लूलेस से फिर रहे हैं, अपोजिशन के लोग भी क्लूलेस से फिर रहे हैं। इफ्तार का टाइम आया तो कौमी असम्बली में ना कोई इफ्तार का इंतज़ाम था, ना कुछ था। बाहर से आगे सेवर, पुलाव और इस किस्म की चीज़ें, कुछ थोड़े बहुत पकौड़े, लेकिन ये हालत थी कि पानी नहीं मिल रहा था उधर। तो ये इस किस्म का हालात था। प्रेस गैलरी में एक रश था सहाफ़ियों का, तकरीबन कल गैर मामूली तौर पर मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा सहाफ़ी थे कल उधर। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासतौर पर अपोजिशन के, उनके बड़े तादाद में लोग जो थे वो प्रेस गैलरी में और नीचे मेहमानों की गैलरी में बैठे हुए थे। तो जैसे वो एक यकीन के साथ आए हैं कि उन्होंने जीतना है, जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमती लोग थे वो ना होने के बराबर थे इनके मेहमान। और अपोजिशन की अक्सरियत भी बड़ी क्लियर नजर आ रही थी। हमने 2 दफ़ा गिनती की, अपोजिशन के तकरीबन 175 लोग असम्बली में मौजूद थे, जबकि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान थे वो नहीं थे असम्बली में मौजूद, लेकिन वो पीटीआई के डिस्कों पे भी नहीं बैठे हुए थे, वो गैर हाजिर थे। अब जब इफ्तार हुआ और इफ्तार के बाद जब जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो बहुत तेज़ी से शुरू हुई। पहले तो कुछ नहीं हो रहा था। हमें तकरीबन 4:30 बजे एक जरिए ने बताया कि 4:30 पौने 5 बजे का टाइम होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैक करने का प्लान कर रहे हैं और वो कुछ करेंगे। जब हमने मजीद इसको प्रोब किया तो फिर हमें एक जरिए ने बताया कि उनकी एक कॉल इंटरसेप्ट हुई है जिसमें वो ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आसिफ फारूकी साहब ने ये कहा कि वज़ीर इमरान खान ने ऑफिस से अपने निकल के लॉन में जाके कुछ मुशावरत करने की कोशिश की और उनको ये था कि लॉन में कोई सुन नहीं सकेगा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जगह भी बग हो रही थी जहाँ पे खड़े हुए बात कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि वो क्या सोच रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि वो लॉन में जाके वो वाली कॉल कर रहे हो जो इंटरसेप्ट हुई हो, या जैसे भी बार ये इस्टेब्लिशमेंट को तकरीबन 5 बजे के करीब ये आइडिया हो गया था कि इमरान खान साहब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद लोग मुतहरिक होना शुरू हो गए। उसके बाद पीटीआई को एक सख्त मैसेज भी डिलीवर किया गया कि ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं होंगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने अचानक से 9 बजे इजलास बुला लिया कैबिनेट का, स्पेशल कमेटी का। फिर उन्होंने कुछ अपने जो उनके मखसूस जो पीटीआई के जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, एंकर्स, यूट्यूबर्स हैं उनको भी मीटिंग के लिए बुला लिया। अब चीज़ ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे, मेजॉरिटी खो बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, लेकिन वो रिज़ाइन नहीं कर रहे थे। और इससे अंदाजा लगाइए कि ये जाहिर करता है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, कि वो जानते थे कि मैं जितनी मर्जी ताखीर कर लूँ जाना मुझे घर ही पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी लड़ने को आमादा फिर तो कहते मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा और ना ही मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दूंगा। अब जितना आप इसको लटकाएंगे आपकी मजीद एम्बेरसमेंट होगी। हम ये सब देख रहे थे कि यार किस तरह से शख्स खुद को एम्बेरस करवा रहा है, लेकिन नहीं, वो डटे हुए थे। उसके बाद गैर मामूली बिल्डअप शुरू हुआ जब रात को इफ्तार के बाद हेलीकॉप्टर पे एस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात पीएम ऑफिस पहुंची। और वो क्यों पहुंची, यही सबसे बड़ी खबर है, जो कि आसिफ फारूकी साहब की खबर के मुताबिक तब तक इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन शायद उन्हीं को ही वो सैक करने का कर चुके थे। और उसका जो था नोटिफिकेशन वो करना था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उधर से फिर कैबिनेट डिवीजन आता है वो जारी कर देता है, और नए चीफ की तकर्री का भी नोटिफिकेशन आ जाता था। अगर आपको याद हो कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 99 में गद्दार फौजी आमिर जनरल परवेज़ अशरफ को, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, बरतरफ करने का जब किया उन्होंने ऑर्डर और बैज लगा दिए उन्होंने उस वक्त के DGI भट्ट साहब को अपने ऑफिस में, ज़ियाउद्दीन भट्ट को, तो वो क्यों नहीं भला एग्जीक्यूट हो सका था? क्योंकि तब के भी जो इल्ज़ाम आता है चौधरी निसार पे बहुत बड़ा बिट्रेल किया कि चौधरी निसार के भाई सेक्रेटरी डिफेंस थे, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था। अगर वो नोटिफिकेशन जारी कर देते तो फिर शायद उस वक्त फौज के लिए भी कू और दीगर चीज़ों में कुछ आईनी और कानूनी रुकावटें ज़रूर पैदा हो जाती।
लेकिन उन्होंने जारी ही नहीं किया। और इसी का रिवार्ड ये हुआ कि जो निसार पूरे मुशर्रफ दौर में एंजॉय करते रहे, उनको कोई हाथ नहीं लगाया फौजी जनता ने। कल रात भी ये हुआ कि जो सेक्रेटरी डिफेंस थे उन्होंने ये नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। अदरवाइज यूं ही ये वज़ीर इमरान खान ने किया, फौरी तौर पे एक पिटीशन तैयार हुई जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकर्रर होने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर लोगों को अदालत आना पड़ा और कोर्ट रूम नंबर 1 खुलवाना पड़ा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का। इसी तरह वो वहां पर तैयार होकर बैठ गए और वो जो पिटीशन थी वो हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद है। उसमें सिर्फ एक सीरियल नंबर छोड़ा गया है नोटिफिकेशन का कि अगर आर्मी चीफ को सैक किया है तो इस नोटिफिकेशन के तहत इस नंबर का नोटिफिकेशन है इसको। लेकिन क्योंकि वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो वो पिटीशन वैसे की वैसे ही अपनी जगह रही, वो दायर ना उसकी। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग पहुंच गए इमरान खान साहब के पास और उस दौरान जब वो नहीं मान रहे थे इस्तीफे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो फिर एक और माहौल तैयार करवाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी मुतहरिक होना पड़ा। मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसी मौजूद बेंच के अपने साथी 4 जजों के साथ ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरवाजे खुल गए, स्टाफ आ गया, कोर्ट का स्टाफ आ गया। फिर ये वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुई रात 12 बजे तक, अगर नहीं होगी तो कोर्ट रात को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुनेगा। ये चीज़ बड़ी मज़का खेज थी, सॉरी टू से। लेकिन देखिए ना, मतलब अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी अगले दिन सुबह 9 बजे भी सुनी जा सकती थी। लेकिन ये क्या था कि जी सुई पे सुई रात के 12 बजे चढ़ेगी तो इसका मतलब अगर ये कंटेम्प्ट हो गया और अभी उस कंटेम्प्ट का जिसे कहते हैं ना उसके साथ नताइज भी हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे और वो एग्जीक्यूट भी करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। ये मतलब बड़ा गैर मामूली था। और इसका भी बज़ाहिर एक यही था कि इमरान खान साहब के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि या तो वो करवाएं या उनको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ रहा है और फिर नताइज मेरे लिए होंगे और मेरे स्पीकर के लिए भी होंगे, मेरी पार्टी के लिए भी होंगे। और इसी प्रेशर के माहौल में जब कुछ नहीं बन पा रहा था, सुना है कि इमरान खान को थोड़ा मैन हैंडल भी किया गया। उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान साहब ने फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर को बुलाया और उनको कहा कि मेरी पार्टी का कोई बंदा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा नहीं लेगा और ना ही मेरी पार्टी एग्जीक्यूट करवाएगी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। आप लोग जाके या तो रूलिंग फिर एक देकर रिजेक्ट कर दें नो कॉन्फिडेंस या फिर देख लें, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं मानूँ। उन्होंने फिर दोनों ने पेशकश की कि हम लोग रिजाइन कर देते हैं, हम इस प्रेशर में यूँ नहीं कर सकते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी रोकें और दूसरी तरफ स्पीकर भी रहें। तो फिर इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन को अप्रूव किया। फिर ये दोनों हजरात आए, इन्होंने अपना रिज़ाइन किया। असद कैसर साहब ने एक जज्बाती स्पीच भी की, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ पीटीआई का। लेकिन उस वक़्त मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ जिस अंदाज में पीटीआई का मेल्ट डाउन हुआ। एकदम से चीज़ें वो डोमिनो इफेक्ट आया, ठक 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 ठक, स्पीकर डिप्टी स्पीकर प्राइम मिनिस्टर सब कुछ नीचे चला गया। लेकिन भारत जी अपोजिशन का आईनी हक था और इमरान खान साहब जिस अंदाज में इसको रेजिस्ट कर रहे थे, ये एक फाशिज्म के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन वो ये सब कुछ कर रहे थे और डिटरमिन थे कि हमने करना है। तो अब जो चीज़ है, आसिफ फारूकी साहब की खबर के मुताबिक भी कि इमरान खान साहब ने अस्करी क़यादत की एक ताकतवर शख्सियत को बरतरफ किया और दूसरी को तैनात किया जो कि मोस्ट लाइकली पेशावर से ही थी। तो लेकिन और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हेलीकॉप्टर आ रहा है शायद उसमें नई क़यादत आएगी जो मुझसे मुलाकात करेगी, लेकिन वो नई क़यादत नहीं आई। इसका मतलब है कि उन पर भी भरपूर वॉच थी कि वो वज़ीर इमरान खान के इस गिमिक पे क्या कुछ करते तो नहीं। तो ये सब कुछ कल हुआ, कल बहुत गैर मामूली था। वज़ीर इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि मुल्क में मार्शल लॉ लगे और वो अस्करी क़यादत भी इसलिए तब्दील कर रहे थे कि जो नए चीफ होंगे जो कि उनके मर्जी के होने थे, जिस पर उनका तकिया बहुत अरसे से है, तो उनको वो आएंगे तो मैं कहूँगा मुल्क में इमरजेंसी लगा के अदालतें बंद कर दें, कोर्ट और पार्लियामेंट को भी ज़रा मुअत्तल कर दें और फिर हम देखें क्या करना है। लेकिन क्योंकि वो ना आ सके तो फिर ये भी ना हो सका। तो ये कल उन्होंने बड़ा ही एक फाशिस्ट रवैया इख्तियार किया और इसी प्रेशर में कल आपको मालूम है कि जो DGIB थे
उन्होंने 3 माह की छुट्टी ले ली, क्योंकि उनको पता था कि यार ये इमरान खान साहब जो चीज़ें मुझसे करवाना चाह रहे हैं आईबी से भी, वो मैं नहीं करवा पाऊंगा। तो भी गायब हो गए मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ गए। जो आजम खान हैं, जो सेक्रेटरी हैं वज़ीर के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के वज़ीर इमरान खान के, उन्होंने एक तो उन्होंने 3 हफ्ते की छुट्टी ले ली एक्स कंट्री सॉरी, यानी कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने अप्लाई कर दिया छुट्टी के लिए। तो दूसरी तरफ कैबिनेट डिवीजन ने उनको कैबिनेट में बुलवा लिया, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हटा दिया गया। फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर भी एक इमरजेंसी नाफिज हुई कि कोई मुल्क से बाहर ना जाए, और ये स्पेसिफिकली जो इमरजेंसी नाफिज हुई थी ये अरसलान खालिद के लिए हुई थी, क्योंकि उनके बारे में इतलात थी कि मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीटीआई ने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे किया था, और डे 1 से जो पीटीआई सोशल मीडिया पे करती थी अपने मुखालफिन के साथ, वो उसके ब्रेन चाइल्ड अरसलान खालिद होते थे। ये जो जितने यूट्यूबर जो हैं उनको जो मंथलियाँ देते थे पीटीआई, उनसे जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ वीलॉग करवाते थे, ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनवाए जाते थे, आसमा शराजी साहिबा के ख़िलाफ़, अंबर शमसी साहिबा के ख़िलाफ़, सना बुच्चा साहिबा के ख़िलाफ़, गरीदा फ़ारूकी साहिबा के ख़िलाफ़, ये सब लोग जो थे, रेहाम खान साहिबा, इन ख़वातीन को टारगेट करना, महमद सरफराज को, बेनज़ीर शाह साहिबा को, ये वही इसके खालिक होते थे। फिर इसी तरह मेल जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनवाना, हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़, अबसार आलम साहब के ख़िलाफ़, उमर चीमा साहब के ख़िलाफ़, ये गालियों वाले ट्रेंड भी वही बनवाते थे। मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने वीडियोस करवाई, यूट्यूबर जो थे वो लगे हुए थे, मुझे मालूम है कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, किस इदारे से पैसे ले रहे हैं और किस पीएम हाउस में शख्सियत से ले रहे हैं। तो एक वो पूरा एक नेटवर्क था जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो अरसलान खालिद साहब चला रहे थे। और इसका हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ, जो पीटीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है अहमद जवाद, उन्होंने भी किया था। तो ये एक माहौल था। उनके फिर घर पे रेड किया गया सहरी के करीब, उनके घर से उनके तमाम अहले खाना से लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स एक एक से ले लिए गए। अरसलान खालिद साहब गायब थे, और ये ज़राए ये बताते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने रेड किया, एफआईए ने रेड नहीं किया। और अब चीज़ ये है, हम ये समझते हैं कि हमारे साथ तो जो हुआ तो हुआ, अरसलान खान साहब ने किया, जिसने भी किया, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तरह की रेड मत किए जाए। उनको अगर उनके खिलाफ एविडेंस है, केस दर्ज किया जाए, उसमें उनको अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जब उनके क्रिटिक्स के ऊपर केसेस बन रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो बगलें बजा रही थी। मोहसिन बेग साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तालियां बजा रही थी। इन्होंने पीका लास्ट अमेंड किया कि बगैर एविडेंस के भी आप सिर्फ शिकायत लगने पर अगले को गिरफ्तार करके 6 महीने तक जेल में डाल सकते हैं, 6 महीने तक उसकी बेल नहीं होगी, उसके बाद भी उसको 5 साल सजा होगी। ये पीटीआई करने वाली थी फाशिस्ट अमेंडमेंट, और आज वो खुद ये भुगत रहे हैं। तो यही होता है, आपको सोचना चाहिए इक़्तिदार में बैठ के, अगर आप इख्तलाफी आवाज़ें और नाकदीन को यूँ दबाएंगे तो कल को पहिया घूम के आप तक भी आएगा। लेकिन हम अब भी समझते हैं कि अरसलान खालिद साहब के साथ जो हो रहा है, उनको कोर्ट में मौका मिलना चाहिए खुद को डिफेंड करने का। यूँ मत रेड करें उनके घरों पर, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस करें। माएँ बहनें साझी होती हैं, वो हमारी माँ बहनों को ज़रूर गालियाँ दिलवाते रहे, ये उनका ज़र्फ था, लेकिन हमारे लिए अरसलान खालिद की भी माएँ बहनें बिल्कुल काबिल एहतराम है, हमारी अपनी माँ बहनों जितनी ही काबिल एहतराम है। ये मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।